नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि किसान का आंदोलन। क्या किसान ही अन्नदाता है या किसान ही इम्पोर्टेंट है इस कंट्री में? किसान जो कहेगा वो ही होगा या कुछ और अलग नहीं होगा? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेन टॉपिक ये है कि किसान अन्नदाता है, हम सबको पता है। किसान इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए, अदर कंट्रीज के लिए भी किसान इम्पोर्टेंट होता है। पर इसका मतलब ये निकाला जाए कि सिर्फ किसान ही इम्पोर्टेंट है? नहीं, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ किसान ही काम नहीं कर रहा है। देश की तरक्की के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी काम कर रहे हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका रोल है, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, जो जैसे हमारी तरह जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका भी रोल है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो किसान है वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को वो लोग खरीदते हैं जो कि और तरह के काम कर रहे हैं। तो एक साइकिल है, ये नहीं कि सिर्फ किसान ही इम्पोर्टेंट है। इस साइकिल में हर बंदे की इम्पोर्टेंस है। अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो आप उसको उगा कर क्या करोगे, राइट? तो अनुज उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस है कि किसान ही इम्पोर्टेंट है या फिर उसको एक जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि किसान एक प्रोडक्ट ही बना रहा है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक बड़े पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें कि किसानों की जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में पिछले 70-75 साल से जब से दूसरी सरकारें रही हैं और उन्होंने हमेशा ट्राई किया है कि किसान हमेशा गरीब ही बना रहे और पुराने तरीके से खेती करता रहे। बट ये किसानों की एक पॉजिटिव हमको माननी पड़ेगी कि देश की जनसंख्या आज़ादी के बाद से इतनी बढ़ने के बाद भी अभी भी भारत में जो अनाज उगता है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो सरप्लस है। तो उसमें हम बाहर विदेशों में बेच सकते हैं, या जो कंपनीज आती हैं जो फूड को प्रोसेस करके दूसरी चीज़ें बनाती हैं सिवाय खाने के, वो सारी भी वहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम आई है, जो किसान को एक तरह से भरोसा नहीं है सरकार पर, और किसान सिर्फ ये चाहता है कि जो भी वो उगा रहा है अपने खेतों में उसका उसको सही दाम मिले। तो सही दाम मिलने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर और किसानों को अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट से जुड़ने की ज़रूरत है। जब तक जनसंख्या कम थी और देश अभी भी डेवलपिंग है, जब इसके पहले जब और भी ज़्यादा हालत भारत की कमज़ोर थी, तब देश की सरकार ने किसानों की बहुत मदद की है। इनफैक्ट जब से जय जवान जय किसान का नारा हमारे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति शास्त्री जी ने दिया था, तब से ही सब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और सरकारें भी बहुत मदद करती हैं। तो आप अगर देखें कि एक नॉर्मल नौकरी पेशा जो इंसान है, जो अपने पैसे से पढ़कर बाहर निकलता है प्राइवेट स्कूलों में, जिसको किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलती, उसके बाद वो मेहनत करके कॉलेजेस में जाता है और अपने जमा पूंजी जो उनके पिताजी की होती है या अपनी ज़मीनें बेचकर भी, इनफैक्ट कुछ किसान भी ऐसा करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद 8-10 घंटे काम करने के बाद फिर वो सैलरी पाते हैं, अपनी तनख्वाह पाते हैं, और उसके बाद भी वो जब किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उस पर वो सर्विस टैक्स देते हैं। इनकम जब आती है तो इनकम टैक्स देते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें देश के बाकी व्यवसायों से, और एक आम इंसान जो कि मेजॉरिटी भारत का भी ये हो गया है कि वो एक नौकरी पेशा इंसान है या मजदूर है, तो वो सारे लोग हर तरह का टैक्स देते हैं। और किसानों के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा रिबेट है हर चीज़ में, बिजली से लेकर यूरिया, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों में उन्हें बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। और उसके बाद वो जो अनाज को उगाते हैं उसको भी सरकार खरीदती है और MSP पर खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। हालांकि सारे पूरे देश में नहीं होता, अभी भी लोगों को पता है सिर्फ 6% ही लोग हैं जो फसल है जो सरकार खरीद पाती है MSP पर, बाकी सब उससे नीचे बिकती हैं। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, स्पेशली किसानों को, कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आपका जो प्रोडक्ट है उसको सरकार क्यों नहीं खरीद पा रही है? तो मेन रीज़न ये है, जैसे कि पहले बोला, कि जितना अनाज देश को चाहिए उससे ज़्यादा अनाज हम उगा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है। आप एक एग्जांपल अपने घर पे भी ले सकते हैं कि आपके बगल में अगर कोई सब्ज़ी की दुकान लगाता है, अगर वो डिमांड से ज़्यादा सब्ज़ी रख के बैठेगा और उसको ये मजबूरी होगी कि उसको अगली फसल के पहले या 1 साल के अंदर अंदर ये सारा बेचना है, तो उसको उसकी दाम कम करके ही बेचना होगा, क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी मतलब उनको ज़रूरत है वो उन्होंने खरीद लिया है और इससे ज़्यादा अब वो नहीं खरीद सकते। तो उस सब्जी वाले को एक तरह से क्या करना होगा,
वो बजाय वही सब्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में रखने की बजाय वो दूसरी सब्जियां रखना शुरू कर सकता है, या फिर वो एक दूसरे प्रोडक्ट, सब्जियों के अलावा दूसरे प्रोडक्ट रखना शुरू कर सकता है, अंडे, ब्रेड और ये सारी चीज़ें। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम अपने किसानों में भी देख सकते हैं। आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छा काम देश के किसानों ने किया है कि देश इस वक्त को अनाज कहीं से मंगाना नहीं पड़ता। अगर कभी सूखा या बाढ़ आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज देश को कभी भी किसी भी अनाज के लिए किसी दूसरी कंट्री पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये बहुत ही अच्छा काम किसानों ने किया है। लेकिन अब ये समय आ गया है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से डायरेक्टली जुड़े। पहले सरकार ये काम करती थी, आपका सामान खरीद कर वो देश के नागरिकों में बांटती थी और उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता था। उस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट उगाना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि मार्केट से ज़रूरी है, मार्केट में ये जो चीज़ हम उगाएंगे वो मार्केट में ज़रूर बिकेगी, जो कि बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब कंपनियों से करार करते हैं जिसमें बहुत सारे एनालिस्ट बैठे होते हैं और जो कि मार्केट रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि आखिर किस देश में, किस इस स्टेट में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ को मार्केटिंग करके वो अच्छे से बेच सकते हैं, अगर आप उनसे कोलैबोरेशन नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से कुछ भी उगाते चले जाएंगे अपने खेतों में, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। सरकार अब उसको खरीद कर अपने गोदामों में सड़ा नहीं सकती है। आपको वही उगाना पड़ेगा जो मार्केट में बिक रहा है, जिसमें आटा, गेहूं, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें तो आप उगाएंगे ही, लेकिन और भी ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं जिससे आपकी कमाई भी बढ़ेगी, आपकी सरकार पर डिपेंडेंसी कम होगी और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। राइट। तो दोस्तों, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट कही अनुज ने कि जो फार्म्स बिल है वो जो किसान हैं और उनके जो एक्चुअल बायर हैं उनको क्लोज लेके आ रहे हैं। बीच में जो मिडल मैन है जो एक्चुअल में प्रोटेस्ट कर रहा है उसको बाहर फेंक देंगे या फिर उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अभी तो सरकार बोल रही है कि जो आड़त वगैरह है, जो मंडी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जब ये फार्म लॉ लगेंगे तो उन किसानों को पता चलेगा कि एक्चुअल में कि क्या उनको उगाना है, क्या नहीं उगाना है। वो उसके साथ एक तरह से जैसे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है कि आप वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो यूज़र की डिमांड है, तो उसी के हिसाब से जो किसान अगर इस फार्म बिल्स के थ्रू अगर समझेंगे तो उनके लिए वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जो कि उनको अच्छा पैसा देती है या फिर जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो हमें इन सब एनालिसिस से पता चलता है कि जो किसान है वो इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, बट हमारे किसानों को भी ये समझना चाहिए कि वो एक प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो एक ऐसी थ्योरी कर रहे हैं कि जिससे कि वो डिफरेंट कर रहे हैं। वो भी आम लोगों की तरह कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और देश की तरक्की में साथ दे रहे हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि इतने सालों से जो रूल चेंज नहीं हुए उससे उनकी तरक्की नहीं हुई, तो मोदी सरकार जो फार्म बिल लाई है उनको ट्राई करो। 2-3 साल ट्राई करने के बाद आपको अच्छा ना लगे तो सरकार चेंज कर ही सकते हो, आप आगे बीजेपी को वोट ही मत दो। राइट। तो डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आगे उसको कैंसिल कर दो। तो दोस्तों, यही थी हमारी एनालिसिस इस इश्यू से रिलेटेड। अगली बार एक और टॉपिक से रिलेटेड हम एनालिसिस लेके आएंगे। अंटिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू।